तो दोस्तों मॉनसून ने दस्तक दे दी है। अभी देखा जाए तो एक लाइबेरियन फ्लैग्ड कार्गो शिप जो कि कोच्चि कोस्ट के पास में लोकेटेड था, उसको एकदम से ज्यादा तेज हवा आई और उस पे जो भी कंटेनर्स थे उनको बिल्कुल उड़ेल दिया पानी के अंदर। नतीजा क्या हुआ? डर ये फैल रहा है कि वहां पर ऑयल स्पिल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वहां पर उन कंटेनर्स में से जो कार्गो शिप्स थे उनमें ऑयल अगर होगा तो डेफिनेटली ये अपने आप में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए बड़ी हार्मफुल कंडीशन बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके बीच में एक गजब का डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, जहां पर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट दैट मींस यूनुस सरकार ये चाह रही है कि जो रोहिंग्याज है उनको म्यांमार दोबारा भेज दिया जाए, तो उसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बांग्लादेश के थ्रू दे दिया जाए। बट यहां पर बांग्लादेश आर्मी ने ओपनली, आप समझिए कि 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से अभी तक आर्मी लगातार कोऑपरेट कर रही है यूनुस गवर्नमेंट को, बट इस बात पर आकर के ओपनली मना कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर यह कह दिया कि आर्मी हर एक मामले में इंटरिम गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रही है, बट स्टिल आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते हो जो कि नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो जाए। क्योंकि रोहिंग्यास का अगर बांग्लादेश का जो चिटगोंग रीजन है उसका सीधा कनेक्टिविटी अगर रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार से कर दिया गया तो रोहिंग्यास तो उधर से निकल जाएंगे, पर रखाइन स्टेट में ऑपरेट करने वाली अराकान आर्मी है ना, वो फिर हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर देगी और ऐसी परिस्थितियों में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो ये आ गई कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट 1 to 1 आमने सामने दो हाथ करने के लिए तैयार है। दूसरा एक और स्टेटमेंट कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट ने भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, मॉब को गैदर करने की कोशिश की, तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस है जहां पर लोग एक तरीके से कम दिखाई पड़ रहे हैं स्ट्रीट्स पर और बांग्लादेशी आर्मी ज्यादा। तो इस तरीके की सिचुएशन एक तरफ सिग्नल कर रही है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि वाकई में यूनुस रिजाइन कर सकते हैं, वो शायद एक पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखें, ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर रोहिंग्यास के लिए तैयार करने की बात की है, यूनाइटेड नेशन की पहल थी। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे आज की डेट है 27 तारीख। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। इसकी बात करें तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को अनवील किया, लॉन्च किया है। ये हमारे देश का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड, लोकली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग मॉडल है। इससे क्या होगा कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के बेसिस पर जब हम वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेटली करेंगे तो ऐसे में हम जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनसे बच सकेंगे। और दूसरा, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी का भी एक गजब का, आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल सेट हो जाएगा वर्ल्ड ओवर। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डेवलप किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM के द्वारा इसको डेवलप किया गया, जो पुणे बेस्ड है। इसके की फीचर्स, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन पे ऑपरेट करने वाला है। इसका मतलब 6x6 स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर ऑपरेट करने वाला है। और अभी तक जितने भी दुनिया में वेदर मॉडल्स हैं, आप देखोगे कि उनमें इतना एक्यूरेसी के साथ में कोई भी, आप कह सकते हो कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का मतलब हर एक 6 बाई 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई करना और उसकी फिर पूरी एक्यूरेसी के साथ में इंफॉर्मेशन रिवील करना कि यहां पर आने वाले समय में कैसा मौसम रह सकता है। कोशिश यह है कि आने वाले समय में इसको 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन तक भी लाया जाए, जिससे कि और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में बताया जा सके कि फ्यूचर वेदर कैसा हो सकता है। आपको ध्यान है ना, कई बार बरसात ऐसी होती है कि एक जगह पे बारिश हो गई, दूसरी जगह पे यूं पता पड़ा कि एक बाउंड्री के बाद में बारिश रुक गई, चलते चलते बाइक पे चलते चलते ऐसा महसूस होता है। तो वो एक्यूरेसी वाली जो चीज है उसको लाना भी और काम पे चल रहा है। फास्टर प्रोसेसिंग पावर, अभी जो सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है उसका नाम अर्का सुपर कंप्यूटर, जो कि IITM यहाँ पे पुणे में इंस्टॉल्ड है। और इसकी स्पीड आप देख सकते हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो 11.77 पेटाफ्लॉप से लेकर के 33 पेटाबाइट तक, 33 पेटाबाइट और 11.77 पेटाफ्लॉप, ये इसकी कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी तो होगी 33 पेटाबाइट और प्रोसेसिंग स्पीड होगी इसकी 11.77 पेटाफ्लॉप, बहुत ज्यादा स्पीड। और पहले जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर यूज होता था ना, उसके कंपैरिजन में अब इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आप देखो कि प्रत्युष कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो 10 घंटे में काम करता था, वो अब ये अराका सुपर कंप्यूटर केवल 4 घंटे में कर देता है।
इसका मतलब इफेक्टिवली देखें तो इसका मॉडल रन टाइम बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है। मॉडल रन टाइम मतलब कि सुपर कंप्यूटर अपनी खुद की इंटेलिजेंस देता है सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग बेसिस पे कि हाँ भाई एक्चुअल में कितना जल्दी वो अपने काम को कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग स्पीड है ना, इसी को हम मॉडल रन टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया करते हैं। इसमें यूज होता है डॉपलर रडार। भाई सिंपल सी बात है, रडार मैकेनिज्म जो होता है वो यूं होता है जैसे कि टॉर्च काम कर रही हो। जैसे हम किसी अंधेरे के अंदर टॉर्च डालते हैं तो हमें कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पे लाइट गई और टकरा करके हमारी आंखों तक आ गई। तो रडार भी कुछ ऐसा ही सिस्टम काम करता है, और उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है दूर जाकर के वापस वेव्स आती हैं टकरा करके, यही डॉपलर इफेक्ट के तौर पे देखा जाता है। तो 40 डॉपलर वेदर रडार यूज किए जा रहे हैं और इसको बढ़ा करके 100 तक ले जाने का काम है। मतलब ये एक बहुत ही गजब की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आ जाएगी पूरे देश के वेदर सिस्टम की। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल स्कोप की बात करें तो अभी के टाइम पे 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, तो मोटा मोटा हम देखें तो हमारा नॉर्दर्न टिप जो है वो 36 डिग्री एंड 7 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। तो ऐसे में हमारा मोटा मोटा पूरा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसको कवर करने की इसकी क्षमता तैयार हो चुकी है। तो ये मेनलैंड इंडिया को तो देखो फोरकास्टिंग बढ़िया दे देगा, जहां पर डिजास्टर्स की वजह से हमारे कई चैलेंजेस आते रहते हैं, नेचुरल इश्यूज आते रहते हैं, तो उनको टैकल करने में बड़ी हेल्प कर देगा। ठीक है, वेदर संबंधी कभी क्लाउड बस्ट हो रहा है, कहीं एकदम बहुत कह सकते हैं कि एवलांच का भी कई बार इशू आता है ना, कई बार ड्रॉट्स के इशू आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम पहले से समझ करके मिटिगेशन वाली अप्रोच ले पाएंगे, एडेप्टेशन के ऊपर काम कर पाएंगे। अब हम आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि हमने बात की ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा अनवील किया गया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, तो ये आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है। और ये आप देखोगे कि हमारे देश के शुरुआती कुछ डिपार्टमेंट्स में से एक है जिनका मेन काम था कि भाई कैसे भी करके हम सिस्टमेटिकली हमारे सिस्टम को अच्छे से रन करा सके। तो अंग्रेजों के टाइम पे स्थापित हुई हुई ये इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन, रेगुलर रिपोर्टिंग, साइंटिफिक फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है जी, दुनिया में जितने मेजर जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं टोटल 6 हैं, 6 में से एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। तो ये अपने आप में शो करता है कि हमारी वेदर फोरकास्टिंग कितनी इफेक्टिवली होती है। आईएमडी की स्थापना 1875 में की गई थी मिस्टर एचएफ ब्लैनफोर्ड के द्वारा, जब उनको मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो उन्होंने इस डिपार्टमेंट को स्थापित किया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आज काम करता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और हमारे देश में भी आईएमडी के 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑपरेट करते हैं, जो कि पूरे देश को अलग 6 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करके और उनकी फिर वेदर फोरकास्टिंग का काम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल आईएमडी का कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मौसम संबंधी जानकारियों के बारे में पता करना, उसके बारे में फोरकास्ट करना, कैलकुलेट करना कि हाँ भाई इस तरीके की इक्वेशन बन रही है तो आगे कैसा मौसम हो सकता है। साथ ही साथ सिज्मोलॉजी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आ जाती है। आईएमडी सिज्मोलॉजी से रिलेटेड भी डीलिंग करता है, इसका मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड फोरकास्टिंग। आ जाइए फिर आती है डिस्कवरी से रिलेटेड, दैट इज स्ट्रा डेंसी क्लावा। बेसिकली होता क्या है कि मेघालय में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है क्रेम माओजाम्बुइन। यहां पर जो केव्स है ना, जो लाइमस्टोन से बनी हुई पूरी स्ट्रक्चर है जियोलॉजिकली, वहां पर पानी परकोलेट करके नीचे चला जाता है और उसमें केव वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो वहां पर केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं, वहां पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया इस नई मछली की स्पीसी का। ठीक है जी, तो वैसे इसके बारे में अगर हम जाने तो ये जो स्टुआ डेंसिक्लेवा, ठीक है, एसडी की बात करें तो ये फिश है ना, ये बेसिकली नेमेस्लिडाई, ठीक है, क्लियरडाई, ठीक है, नेमा क्लियरडाई फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि बॉटम ड्वेलिंग फ्रेश वाटर फिशेज है। मतलब बिल्कुल बॉटम पे, या फिर आप कहो कि जहां पर मोर और लेस ऑक्सीजन लेवल भी कम हो या जहां पर लाइट की पेनिट्रेशन भी कम हो, वहां पर सर्वाइव कर सकती है। और ये बहुत ही डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है बाकी जो दूसरी स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है इस तरीके के सेगमेंट में, तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है जेनेटिकली। हैबिटाट की बात करें तो ये अभी तक कहां पे दिखी है, क्रैम माओजाबुइम, जो कि मेघालय में लोकेटेड एक रीजन है और वहां की केव्स में। और इनकी गहराई कितनी मिली है सरफेस से, 60 मीटर तक की गहराई। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये फिशेस एंडेमिक इंडिकेटर, एंडेमिज्म का इंडिकेटर है, मतलब लोकली वहीं मिलती है ये एक इंडिकेटर, क्योंकि और कहीं पे अभी तक मिली नहीं है। दूसरा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो येलो पेल ग्रीन बॉडी होती है,
14 से 20 ग्रेइश ब्लैक बार्स हैं और साथ ही साथ थिक डॉर्सल स्ट्रिप्स भी हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से ग्रीन पेल येलो इसका कलर हो गया। इसके ऊपर ये पट्टियां स्ट्रिप्स बनी हुई है, डॉर्सल स्ट्रिप्स जिनको बोल दिया करते हैं। एडेप्टेशन की बात करें तो ये केव ड्वेलिंग है, बिल्कुल गहराई में रहना पसंद करती हैं, बट इनके पास में आईसाइट भी और पिगमेंटेशन भी है। मतलब ये कि अगर इनको सरफेस पे आके सर्वाइव करने की जरूरत पड़े तो ये सर्वाइव कर सकती हैं, जैसा कि बाकी दूसरी इस तरीके की कंडीशन में रहने वाली फिशेस नहीं कर सकती, जिनको हम ऑब्लिगेट केव स्पीसी बोलते हैं। ऑब्लिगेट केव स्पीसी का मतलब जो पूरी लाइफ अपनी केव में ही बिता देती है, पूरी गुफा में अंधेरे में बिता देती है। उनके कंपैरिजन में इनकी अडेप्टेशन थोड़ी एक्स्ट्रा है, एडवांस्ड है। जैसा कि हमने देखा इनके पास में आईसाइट भी और पिगमेंटेशन भी है। ठीक है, अभी आप देखो ऑब्लिगेट केव स्पीसी में सुचिस्त्रा पपुलिफेरा, ये एक स्पीसी है फिश की जो कि परमानेंटली केव में लाइफ अपनी खत्म करती है। बट वहीं पर ये सुचिस्त्रा डेंसिक्लेवा जो है, जो कि डेंसिक्लेवा नाम कहां से मिला इसको? थिक स्ट्रिप्स से, जो कि हमने अभी इमेज में देखा, इन थिक स्ट्रिप्स की वजह से, राइट। तो ये आराम से सरफेस पे भी सर्वाइव कर सकती है। ऐसे में इसको फिर बोल दिया ट्रोगेलोफाइल स्पीसी। ट्रोगेलोफाइल स्पीसी का मतलब जो बॉटम पे भी सर्वाइव कर सकते हैं सबटेरेनियन कंडीशन में, जिसको हम हाइपोजीन बोलते हैं, और टॉप पे थोड़ा सा सरफेस पे आके भी सर्वाइव कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एपीजीन। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन शो करता है कि ये सर्वाइवल कैसे कैसे कर सकती है, बट प्राइमरीली ये बॉटम ड्वेलिंग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो देखो हमें मेघालयन इकोसिस्टम की कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेघालय में बहुत सारी स्पीसीज अभी डिस्कवर हो रही हैं, तो वहाँ पर जो टूरिज्म या फिर कल्चरल या रिलीजियस एस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, जिससे कि वहाँ के इकोसिस्टम को प्रॉपर कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सकें। साथ ही साथ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, जिसमें अभी तक देखा जाए तो 6 केव ड्वेलिंग स्पीसीज का डिस्कवरी मेघालय में ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है, उनके द्वारा 3 को फाइंड आउट करने में कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो है इस रीजन में सीधा पोटेंशियल भी आता है कि वाकई में अभी बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है मेघालय में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट है एलिफेंट सेंसस। देखो 3 दिन की एलिफेंट सेंसस जो है वो कंक्लूड कर दी गई है रिसेंटली, और ये है कि इसमें हमारे जो साउथ सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्टेट्स, फॉरेस्ट रीजन वाले स्टेट्स हैं, जिसमें केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु मेजर आते हैं, तो वहां पर इनका प्रॉपर डेटा एक तरीके से चेक करना ये मेन टारगेट होता है एलिफेंट सेंसस का, क्योंकि हमारे देश की एलिफेंट की पॉपुलेशन ज़्यादातर इन्हीं स्टेट्स में रिलाई करती है। तो सेंसस किस आधार पर कंडक्ट होती है? तो इन स्टेट्स के बीच में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटेड कमेटी का अपना खुद का एक चार्टर, पूरा एक कहता है ना कि अपना सिस्टम रूल रेगुलेशन बनाया, उसके आधार पर ये काम होता है कि हाँ जी हम रेगुलर फ्रिक्वेंट मैनर में इस तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम एलिफेंट काउंटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ एलिफेंट डेटाबेस शेयर कर पाएंगे, और पर्टिकुलरली ये 3 स्टेट जो मैं आपको बता चुका हूँ इनके अंदर इसमें अब क्या है, किस तरीके से ये काम होता है। एक तो सिंक्रोनाइज एक्सरसाइज है, तीनों स्टेट साथ मिलकर के काम करते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी, और एलिफेंट्स की जो मोबिलिटी है वो भी इंश्योर हो पाएगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब जा रहे हैं, क्योंकि एलिफेंट है भाई, उनको थोड़ा ना पता है कि किस स्टेट में हम चले गए, है ना। इसके अलावा सिंक्रोनाइज एलिफेंट पॉपुलेशन की अगर बात करें, 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत क्या चीज़ें निकल के आई थी कि हमारे देश में टोटल 27,312 एलिफेंट्स थे, तो उनमें से 11,000, लगभग 12,000 तो केवल साउथ इंडियन इन 3 स्टेट्स में मिलता है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन है इन 3 स्टेट्स में। तो एलिफेंट काउंटिंग में जो मेथड यूज होता है उसमें देखो, सबसे पहला तो होता है ब्लॉक सैंपलिंग और डायरेक्ट काउंट, सीधा सीधा काउंट कर लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने एलिफेंट्स है, पहली चीज। दूसरा तरीका ट्रांजेक्ट एक्सरसाइज, कि उनका जो मोबिलिटी है, उनका जो मूवमेंट है, उसकी आप एक तरीके से देखो, उसको ट्रेस करो, जिसमें आपको उनका जो डंग है, एलिफेंट डंग, उससे भी आपको हेल्प मिल जाती है। और फिर तीसरा इसमें ये होता है वाटर होल काउंट, कि मान लो कोई लेक या पॉन्ड है, तो वहां पर किस तरीके से टोटल पॉपुलेशन आपको दिखाई पड़ रही है, तो वहां पर काउंटिंग कर लो। इससे आपको थोड़ा सा एक तरीके से सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, इनका एज का, ये भी आइडिया आपको एक्यूरेटली लग जाता है। इन तीनों मेथड्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेटली अप्रोच करने में भी हेल्प मिल जाती है कि हाँ भाई कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है और किस एज के एलिफेंट्स यहाँ पर रोम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हमें ध्यान रखना है। अब आपको पता है स्पीसीज वाइज एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट मेजर होते हैं, तो दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। फिर आ जाते हैं हम वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के ऊपर। देखो हमारे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो रिसेंटली रॉटरडैम नेदरलैंड्स में गए
और वहां पर उन्होंने वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 में अपनी तरफ से इंडिया का स्टैंड रखा। तो बात कुछ ऐसी है कि किसने ऑर्गेनाइज करा है, तो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, साथ ही साथ आरएक्स ग्लोबल और डच गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज कराया था प्रोग्राम। एजेंडा क्या था कि भाई कैसे भी करके हाइड्रोजन इंडस्ट्री को हम एक्सपेंड करें, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हो ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि आप पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो यूज कर रहे हैं एनर्जी, दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी के बेसिस पर या फिर विंड एनर्जी के बेसिस पर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का काम किया है। तो उसमें एनर्जी है वो कैसे बनी है, जो शुरुआती एनर्जी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट के तौर पे यूज हुई, वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी बेसिस पे थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोशन देना। अब देखो इंडिया ने क्या क्या बोला। इंडिया है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट्स में से एक है। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारे देश में अभी तक 223 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें 108 तो है आपका गीगावाट में सोलर का और 51 गीगावाट विंड। हम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। टारगेट हमने रखे हैं कि 2047 तक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहता है, क्योंकि किस तरीके से दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है तो सबसे पहले हमारी एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन बनती है, तो उससे हम कैसे निपटे। दूसरा 2070 का हम ऑलरेडी टारगेट लेकर के चल रहे कि नेट जीरो एमिशन हमें अचीव करना है। तो ये इंडिया के मेन पॉइंट्स थे। इसके लिए हमारी तरफ से ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर ही रखा, जो 2023 में हुआ था, और इसका मेन टारगेट ये है कि 2030 आने तक हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की 5 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाना चाहते हैं। अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, सबसे पहली चीज हमने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च कर रखी है, ठीक है, जिससे क्या है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगता है वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका सर्टिफिकेशन टाइमली दे दिया जाए, जिससे कि हमारा जो काउंट है 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो अचीव करना है वो हम अचीव कर सके। नंबर 2, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के जो भी प्लांट्स लगेंगे उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कि आप अपना काम करिए। अगर ग्रीन हाइड्रोजन अगर सर्टिफिकेशन आपने ले लिया ना, तो फिर बाद में ज्यादा आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा कांडला, पारादीप और तुतिकोरिन जैसे पोर्ट्स हैं, इनको हम ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे भी डेवलप करने की तैयारी कर चुके हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया, याद रखें इनको। और 15 स्टेट्स के लगभग अपना अप्रूवल दे चुके हैं कि हम भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अब देखो आपके इन आर्टिकल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली, नहीं, आईआईटीएम पुणे, ये फॉल्स हो गया। सुचित्रा डेंसिक्लावा बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फैमिली, दैट इज नेमाक्लिएडाई, ठीक है, नेमाक्लिएडाई, जो कि बॉटम ड्वेलिंग फ्रेश वाटर फिश है, बिल्कुल सही है। एशियन एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नो, एंडेंजर्ड ओनली, फॉल्स, ठीक है। फिर कांडला, पारादीप, तुतिकोरिन पोर्ट्स, इनको आइडेंटिफाई कर रखा है हमने ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे डेवलप करने में, बिल्कुल सही बात, ट्रू। अब देखो आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, इस टेलीग्राम चैनल पे। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।